नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी-जीडी, यूपी पुलिस, ये अन्य सभी गवर्नमेंट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निजता के अधिकार से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निजता के अधिकार से संबंधित है। इसके ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है जो निजता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आर्टिकल 21 हमारा। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या है। इससे पूछा गया कि कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या है। इसके ऑप्शन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का शून्य उपयोग, कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण में संतुलन, उद्योगों को पूर्ण बंद होना, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन न होना। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण का संतुलन होना। ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ है कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण का पूर्ण संतुलन होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इससे पूछा गया कि जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसके ऑप्शन देखते हैं, 6, 7, 8 या 9। तो इसका राइट आंसर होगा 8। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथियों 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। इससे पूछा गया कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। इसे पूछा गया कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। इसके ऑप्शन देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। इससे पूछा गया कि रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। इसके ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, थॉमस मुनरो या वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रणाली थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। इसमें कहा गया कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। इसके ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या ओजोन। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। इसमें पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसके ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। इससे पूछा गया कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसके ऑप्शन है गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या सोन नदी। तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। इससे पूछा गया कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। इसके ऑप्शन है आर्यभट्ट, रोहिणी या भास्कर। तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार ने हाल ही में पीएम सूर्योदय योजना किस उद्देश्य से शुरू की। इसे पूछा गया कि जो पीएम सूर्योदय योजना है वो किसके उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, गरीब परिवारों को रूफटॉप सोलर देने के लिए, कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए, इस परमाणु ऊर्जा का विकास करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा गरीब परिवारों को रूफटॉप सोलर देने के लिए। ठीक है, जो पीएम सूर्योदय योजना है वो गरीब परिवारों को रूफटॉप सोलर देने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य बना। इससे पूछा गया कि कौन सा देश है जो ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। इसका ऑप्शन है वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया या तुर्की। तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो का आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन से संबंधित है। इससे पूछा गया कि इसरो का आदित्य L1 मिशन है वह किसके अध्ययन से संबंधित है। इसके ऑप्शन है चंद्रमा, मंगल, सूर्य या क्षुद्र ग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। जो आदित्य L1 है वह सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत हाल ही में नाम मात्र जीडीपी के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। इससे पूछा गया कि भारत हाल ही में नाम मात्र जीडीपी के आधार पर दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठवीं। तो इसका राइट आंसर होगा पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किससे संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन देखते हैं डिजिटल भुगतान से, पर्यावरण संरक्षण से, फसल बीमा से या कौशल विकास से। तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण से। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नए कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इससे पूछा गया कि नए कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका ऑप्शन है केवल सीजीआई के द्वारा, केवल प्रधानमंत्री के द्वारा, समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा या संसद से सीधे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ने G20 शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया था। इससे पूछा गया कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था। इसके ऑप्शन है 2022 में, 2023 में, 2024 में या 2025 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2023 में। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की फिर से पढ़ते हैं भारत की पहली अर्ध उच्च गति ट्रेन कौन सी है। इससे पूछा गया कि भारत की पहली अर्ध उच्च गति ट्रेन कौन सी है। इसके ऑप्शन देखते हैं
तेजस एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस? तो इसका राइट आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली अर्ध उच्च गति ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसको पूछा गया कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका ऑप्शन है विश्व बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस है। इसको पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस क्या है? इसका ऑप्शन है स्वतंत्र शिक्षा, अवधारणा आधारित शिक्षा, केवल परीक्षा प्रणाली, विदेशी पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर होगा अवधारणा आधारित शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस अवधारणा आधारित शिक्षा से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है? इसे पूछा गया कि कौन सी अनुसूची है जो केंद्र और राज्य के शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? इसका ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है जो केंद्र और राज्य की शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर निर्मित होता है? इससे पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर निर्मित होता है? इसका ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या मिसिसिपी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। कैसे? सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। इसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इसको पूछा गया कि यो 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, वह किससे संबंधित था? इसका ऑप्शन है प्रेस स्वतंत्रता से, यूरोपियों पर भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से, भू राजस्व व्यवस्था से या कारखाना श्रम कानून से। तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपियों पर भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से संबंधित था। जो एल्बर्ट बिल विवाद था वह यूरोपियों पर भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक किसे कहा जाता है? इससे पूछा गया कि भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय को, भारतीय रिजर्व बैंक को, सेबी को या नीति आयोग को। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक को। भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा।